What is the role of the police in investigating a crime? देखिए, हम लोग अक्सर इस तरह का एक मेंटलिटी बना के रखे हुए हैं कि कोई भी अगर घटना घटती है हमारे आसपास में तो हम सभी क्या करते हैं, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पुलिस ही सब कुछ कर सकती है। कौन गिल्टी है, कौन इनोसेंट है, इसका डिसीजन हम लोग ये समझ लेते हैं कि पुलिस ही लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, पुलिस हर चीज का डिसीजन नहीं लेती है। तो हम लोग इसमें यही सीखेंगे कि आखिरकार पुलिस का रोल क्या होता है। तो देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, पुलिस का एक अहम फंक्शन है जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है। कोई कंप्लेन आया उनके पास और वो कंप्लेन का क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन में वो करेगा क्या चीज, सबसे पहले तो वो देखने का प्रयास करेगा कि जो विटनेस है उसका जो स्टेटमेंट होगा, जो इसका बयान होगा, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम पुलिस का क्या है कि जो भी विटनेस है उसका जो स्टेटमेंट है उसको आप रिकॉर्ड करें। दूसरी बात कि जो सबूत हैं उसको आप कलेक्ट कीजिए ताकि एक ओपिनियन जो है वो जो गिल्ट है उसके बारे में बन सके। तो एविडेंस कलेक्ट करना और विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करना है, ये पुलिस का काम है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो पुलिस है वही डिसीजन लेना शुरू कर देगा कि हाँ ये दोषी है, हाँ ये इनोसेंट है। इस तरह का वो डिसीजन नहीं ले सकता है पुलिस। उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो विटनेस का जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करे और जो भी एविडेंस है, जो भी प्रूफ है, उसको इकट्ठा करे। जो भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है उसमें भी ध्यान रखना है कि जो लॉ है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए हर काम को करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसका डिसीजन कौन देगा, जज देगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास या मान लीजिए जो भी कोर्ट वगैरह में जाएंगे वो उसका डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ आपको ये मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस भी सेट है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या उसको डिटेंशन किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है या इंटोगरेशन किया जाता है, तो पुलिस जो है उसको टॉर्चर नहीं कर सकती है, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई मामूली सा अगर अपराध भी वो किया है तो भी उसके साथ मारपीट नहीं कर सकता है, उसको टॉर्चर नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से क्या किया हुआ है, एक गाइडलाइंस बना हुआ है। इसलिए इसको नजरअंदाज करके पुलिस काम नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। साथ ही साथ एक पावर दिया गया है जिसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 22 के विषय में। तो आर्टिकल 22 देखिए क्या कहता है, आप पर्सन अरेस्टेड होंगे उनके लिए एक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो क्या प्रोवाइड करता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, किस कारण से किया गया है, वो रीजन भी उसको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके पास राइट है कि वो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाए। साथ ही साथ एंड द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड, यानी कि उसको उसके साथ बुरा व्यवहार पुलिस नहीं कर सकती, उसको टॉर्चर नहीं कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अगर मान लीजिए कि वो कस्टडी में किस तरह का कोई बयान देता है तो उसको एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। लड़का है, कोई बॉयज है जो 15 साल से नीचे है या कोई वीमन है, तो उसको कभी भी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल 22 के अंदर कुछ राइट्स जो हैं वो अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार पुलिस का रोल क्या है। तो पुलिस का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो जो भी कंप्लेन उसके पास जाता है, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और एविडेंस को कलेक्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अपना एक गाइडलाइंस तैयार किया है कि पर्सन को टॉर्चर नहीं करोगे, पनिशमेंट नहीं करोगे। ठीक है, आर्टिकल 22 जो है वो एक पावर देता है जो भी अरेस्टेड पर्सन है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका क्या रोल होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो सरकारी वकील होता है उसको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये रोल नहीं है कि वो जाके छानबीन करेगा या ये सबूत को इकट्ठा करेगा। वो काम किसका था? वो पुलिस का काम था। पुलिस का काम है कि जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और जो भी एविडेंस के तौर पे है उसको कलेक्ट करे। अब देखिए
पुलिस के बाद यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है वो शुरू हो जाता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका पक्ष लेता है? स्टेट का पक्ष लेता है, ठीक है, यानी कि स्टेट की तरफ से वो स्टेट को प्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोर्ट हमारी मानती है कि किसी एक व्यक्ति के साथ ये घटना नहीं हुई, बल्कि एक तरह का ये समाज के साथ हुआ, एक सोसाइटी के साथ हुआ, एक स्टेट के साथ हुआ है। तो इसीलिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट को रिप्रेजेंट किया करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इसका काम क्या है? इसका काम है कि जितने भी इस केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको वो क्या करे? कलेक्ट करेगा। जो विटनेस है उसको वो क्या करेगा? कलेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो जितने भी सबूत हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन सब को वो कलेक्ट करना शुरू करेगा। किससे? पुलिस से। और वो कोर्ट के सामने क्या करेगा? जाकर उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक ये चीज होता है। साथ ही साथ जो भी पुलिस अपना एक चार्जशीट बनाई होगी उस चार्जशीट को प्रेजेंट करेगा कौन? कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो जाके करेगा, ठीक है। यानी कि जो चार्जशीट फाइल करना, ये सब करना, ये किसका काम है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो चार्जशीट है ये चार्जशीट कौन बनाएगा? तो ये चार्जशीट ये नहीं समझना है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील वो बनाएगा, बल्कि जो पुलिस है वो अपना छानबीन कर चुका है और वो जाकर किसको देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जब देगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में इसको क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? अपना टोटल कोर्ट में इसकी जजमेंट जो है वो सामने आएगी। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज का क्या रोल होता है कोर्ट के अंदर? तो देखिए, जज जो है एक एम्पायर के जैसा होता है, जिस तरह का आप किसी भी गेम में देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे होता क्या है कि एक ओपन कोर्ट होता है। वहां पर जो भी दोषी होता है उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में दोनों वकीलों की जो दलील होती है उसको वो ध्यान से सुनता है, और सुनने के बाद वो जज ही है जो ये डिसाइड करता है कि वो जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो गिल्टी है या इनोसेंट है, वो डिसाइड करता है। लेकिन ये डिसाइड कैसे करेगा वो? तो ये डिसाइड एविडेंस के आधार पे करेगा, जो भी उसके सामने एविडेंस आएंगे। साथ ही साथ जो भी रूल बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस में उसके अकॉर्डिंग ही वो उन्हें क्या करेगा? पनिश करेगा। अगर मान लीजिए कि डेथ का अगर उनको देना है परमिशन, तो अकॉर्डिंग टू वो कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे, या तो उसको जेल भेजना होगा तो भेज सकते हैं, या तो उसके ऊपर अगर किसी तरह का कोई चार्ज या फाइन वगैरह लगाना है, या दोनों करना है, यानी कि जेल भी भेजना है, फाइन भी चार्ज करना है, तो ये काम कौन करेगा? जज करेगा। तो आई थिंक आप ये समझ चुका हूं कि जज डिसाइड करेगा कि कोई भी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। ये चीज कौन जस्टिफाई करेगा? जज करेगा, ना कि पुलिस करेगा। अब देखिए कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होता है, यानी कि फेयर ट्रायल क्या होता है। तो फेयर ट्रायल ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और जिन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया, दोनों की पहले अच्छे से बात जो है सुनी जाती है, दोनों की जो एविडेंस है उसको अच्छे से देखा जाता है, जो भी फैक्ट्स हैं उसको चेक किया जाता है, और उसके आधार पर जज ये डिसाइड करता है कि किसको कौन सा सजा देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई आरोपी है, आरोपी के नाम से जैसे जाएगा और जज उसको तुरंत फैसला सुना देगा, ऐसा नहीं है। जज उसकी भी बात सुनेगा। अगर वो मान लीजिए गिल्टी है तो उसको भी मौका देगा कि उसकी भी बात वो सुने, और उसके बाद उसकी भी जो एविडेंस कलेक्ट करने के जो रूल्स हैं उसको करने का मौका मिले, उनकी भी जो राइट्स हैं उसको भी ध्यान में रखकर जो है वो जज कोई भी फैसला जो है वो लेता है। तो ये फेयर ट्रायल यानी कि जो निष्पक्ष सुनवाई है वो जज वहां पे करने का प्रयास करता है। हालांकि इसका जो मेन उद्देश्य है वो है क्या? इसका मेन उद्देश्य यही है कि फैसला हो, उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के उसको
अच्छे से बनाए रखा जा सके, सुरक्षित रखा जाए, और जो भी इंडिविजुअल राइट्स होते हैं लोगों के वो भी प्रोटेक्टेड रहें, और साथ ही साथ जो पब्लिक है उनका भी विश्वास कोर्ट पर बना रहे। इसीलिए जो फेयर ट्रायल है वो हमेशा चलाई जाती है कोर्ट में, भली वो किसी तरह का दोषी है लेकिन उसको भी पूरा पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं अजमल कसाब के केस में भी ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पर भी फेयर ट्रायल जो है काफ़ी ज़्यादा चला था, जो कि मुंबई हत्याकांड में जो अजमल कसाब है वो पकड़ा गया था। तो भली उसने सब कुछ किया, वो गन फायर किया, लोगों की जान लिया, लेकिन तुरंत कोर्ट में पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि जो हमारे जजेस थे वो देखते के साथ उनको तुरंत ये फैसला दे दिए कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, बल्कि उसको भी मौका दिया कि आप अपने आप को साबित करो कि आप निर्दोष हो, आप ये गुनाह नहीं किए हो। उसको भी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए पूरा पूरा मौका दिया गया था। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी खूबी है कि फेयर ट्रायल जो है वो चलाई गई ताकि वो भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पूरा पूरा कोशिश करे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए इस काम को करती है।